हमने एक बात कही थी कि रिप्रोडक्शन जब भी पढ़िएगा तो एक बार आउटलाइन देख लीजिएगा, राइट ना। कहा था कि शुरुआत हमेशा आउटलाइन से ही करिएगा, ओके ना। तो आउटलाइन तो मैंने बता रखी थी कि जब फ्लावर होगा, फ्लावर में स्टेमन्स होंगे, एंथर होगा, और एंथर इज़ कैसा था, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंड बाइलोप्ड था, राइट ना, बाइलोप था। और इस तरह से तो हमने यहाँ से शुरू किया था। कहा था कि ये जो है ऐसा दिख रहा था मुझे एंथर, लेकिन यंग स्टेज में कुछ ऐसा दिख रहा था एंड लाइक दिस। और मैंने यहाँ तक बता दिया था कि ये जो टेपिटम है वो खर्च हो जाएगा। 4 दीवारें थी हर माइक्रोस्पोरेंजियम, लेकिन बाद में जो दो फ्यूज़ हो गए थे तो दे बिकम्स बाइलोप्ड हो गए थे जब दोनों आपस में फ्यूज़ कर गए थे, राइट ना। और उसके बाद फिर ये था, तो हमने यहाँ से शुरू किया था कि ये स्टेमन है, ये एंथर है, ये 2 टुकड़े में दिख रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में ये 4 लोब्स में दिख रहा था, राइट ना। शुरुआती दौर में 4 लोब्स में दिख रहा था, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दो आपस में फ्यूज़ कर गए। तो ये हमने कुछ ऐसे एक फिगर बनाया था और कहा था कि ये एक सबसे बाहर की तरफ वॉल है, फिर उसके बाद कहा था कि ये अंदर की तरफ 2 वॉल्स और हैं, और ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बाल गेंद नुमा बनाई है इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम ना। तो हमने कहा था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ कुल कितनी दीवारें हैं, तो 4 थी, राइट ना। बाहर की तरफ से गिनना शुरू किया था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, टेपिटम, और अंदर भी कुछ सेल्स हैं। मैं जाते जाते यही कह गया था कि इसको थोड़ा से जूम करके और देखेंगे कि ये कैसा होगा, राइट ना। और ये बात आ गई थी। ये भी बता दिया था कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल। लेकिन अगर मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम आप देखेंगे तो टेपिटम नहीं दिखा, टेपिटम पूरी तरह से खर्च हो जाता है। तो अंदर की जो लेयर है, और ये इसी को मैं दोबारा बनाता हूँ, ये वाले फिगर, इतने पार्ट को, ये दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं फिगर पूरा नहीं बनाऊँगा, पूरा फिगर बनाने में टाइम लगेगा। और ये है, ये मैंने कहा माइक्रोस, ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, राइट ना। इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। ये मैंने एक बनाया, राइट ना, एक बनाया। और ये सबसे बाहर की तरफ वॉल है एंड दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कहते हैं। हमने आपसे कहा कि मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा। और फिर मैंने कहा एक सेल की लेयर और है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम में एक बड़ी ख़ास बात थी कि इसमें सेलुलोज बैंड्स पाए जाते हैं जो जगह जगह से इसको क्रैक करने में आसानी होती है, डेहिसेंस में आसानी होती है, या इसको जो है ब्रेक करने में, जिससे इसके अंदर बने पॉलन ग्रेन्स निकल जाए, राइट ना। इसके अलावा एक और बात इम्पॉर्टेंट थी। फिर मैंने कहा कि कई छोटी छोटी लेयर्स, छोटी छोटी सेल्स की लेयर्स हैं एक, और ये छोटी छोटी सेल्स की एक लेयर और है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल लेयर। लेकिन मिडिल लेयर में जो सेल्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, कई लेयर्स में हैं, इसीलिए शायद हमने इनको क्या कहा था, मिडिल लेयर्स। हमें बनाना चाहिए था पूरा फिगर यहाँ से यहाँ तक ना बनाना चाहिए था, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये पूरा होगा और ऐसे ये है।
मैंने चौथी लेयर नहीं बनाई, और चौथी लेयर देखिए ये है, और दैट इज़ टेपिटम की सेल्स। थोड़ा बड़ी बड़ी सेल्स हैं, और कहा था टेट्राप्लोइड होती हैं, याद है ना? ये टेट्राप्लोइड, ये एक कैल है। तो अब ऐसे ही आपको पूरा फिगर बनाना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा बनाया, और मैंने कहा ये बाहर की तरफ दिस लेयर इज एपिडर्मिस, दिस इज एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स टेपिटम। टेपिटम लास्ट में खर्च हो जाएगी, टोटली कंज्यूम हो जाएगा टेपिटम, राइट ना? टेपिटम इज टोटली कंज्यूम्ड, और टोटली कंज्यूम हो जाएगा, और ये है। तो हमने लिखाया है देयर आर 3 layers in mature sporangium and 4 in क्या कहते हैं, यंग में 4 होंगे और इसमें 3 होंगे, ये था। तो ये मैंने आपसे कहा, हमारा जो इंटरेस्ट था वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस लेयर का क्या काम है, इसका क्या काम है। टेपिटम के बारे में हम दोबारा लास्ट में जब हम बात पूरी कर चुके होंगे तब हम एक शॉर्ट नोट फिर से लिखेंगे टेपिटम के बारे में, राइट ना? और ये मुझे इतना ही तो अभी मैंने कहा है कि ये टेट्राप्लोइड होता है, और ये भी कहा है कि ये टोटली कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम का मतलब न्यूट्रिशन देता होगा, लेकिन न्यूट्रिशन देने से पहले कुछ काम भी करने हैं टेपिटम को, राइट ना? टेपिटम को काम करने हैं, और वो ये इसके अंदर जो सेल्स भरी हैं वो कितनी हैं? तो आपने कहा था मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, कुछ नंबर नहीं बताया था। एक नंबर मैंने आपको बताया था 5। तो आपने कुछ कैलकुलेशंस किए थे कि अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेंटर में 5 सेल्स हैं, तो बताइए टोटल एक एंथर में कितने हो जाएंगे? 5 × 4, 5 × 4, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम 4 हैं। तो इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या कि अगर यही बात मालवेसी फैमिली की होती तो 5 × 2, 5 × 2, क्यों? क्योंकि 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, बाईस्पोरेंजिएट था, राइट ना? और अगर यही अरिस्टोलोचिया का केस होता तो 5 × 5, क्यों? क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी, और अब बात करिए व्हाट इज़ दिस। एक बार फिर से मेंशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे लगता है ये अंडरस्टूड है आपके लिए कि ये कौन सी लेयर है। दिस इज़ एपिडर्मिस है, दिस इज़ एंडोथीसियम, दिस इज़ मिडिल लेयर, दिस इज़ टेपिटम। और मैंने यहाँ तक मेंशन कर दिया था सब डिप्लॉयड हैं, लेकिन टेपिटम इज़ टेट्राप्लोइड था। और फिर कह रहे थे ये क्या है, इसके बारे में बताइए। दिस इज़ कॉल्ड पॉलन मदर सेल मैंने कहा था, लेकिन अब मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। और आपसे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा, किस लैंग्वेज में और पूछा जाएगा वो मैं लिखता हूँ, और आगे भी ये सवाल पूछा जाएगा। कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाती है हमेशा एग्ज़ाम में, तो ये है। तो आप लिख लेते कि जो है लिख लेते इन माइक्रोस्पोरेंजियम द सेंट्रल डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड, बिल्कुल बीचों बीच है ना, सेंट्रल तो कह ही सकते हैं आप। इन माइक्रोस्पोरेंजियम द सेंट्रल डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड, बोलिए वे, सेंट्रल डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड अगर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू वेयर और यहीं डैश करके आप लिखिएगा, पहले लिखे वेयर और डैश करके 1 2 3 करके कुछ इन्फॉर्मेशंस और 1 2 3 करके पहला लिखिएगा। ईच सेल इज़ कॉल्ड
ईच सेल इज कॉल्ड, और उसे क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल। ईच सेल इज कॉल्ड पॉलन मदर सेल। एक बार फिर से ब्रैकेट में लिख देते 2n डिप्लॉयड लिख देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हेडिंग में ही लिखा है कि इट इज़ सेंट्रल डिप्लॉयड सेल्स, राइट ना। लेकिन फिर भी जब बात आ जाए तो आगे ब्रैकेट में लिख दिया करिए 2n, जिससे कभी गड़बड़ ना हो, याददाश्त ना हो, राइट ना, गड़बड़ ना हो। जब आ जाए तो अपनी एक आदत बना लीजिए कि सेल की पोलाइडी लिख दिया करिए 2n, राइट ना, और 2n लिख दिया। और ये था। दूसरी बात यह है कि ईच सेल हैज़ टू गो फॉर मियोसिस, और मियोसिस करना है, हर सेल को मियोसिस करना है। और दैट इज़ आप इन्हें मायोसाइट्स कहते हैं। जो सेल मियोसिस करे उसे कहते हैं मायोसाइट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मायोसाइट्स कहाँ मिल जाएंगे, तो आप कहोगे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेंट्रल सेल्स हैं दे आर मायोसाइट्स। सेंट्रल सेल्स हैं दे आर मायोसाइट्स। स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं मायोसाइट, उसी को आप पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। एक सेल को पॉलन मदर सेल, ग्रुप को स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इस पर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था शुरू में कि मुझे मियोसिस की स्टडी करनी है, बताइए कहाँ करें। तो कहा था एंथर के अंदर कर लीजिए, वहाँ मियोसिस ढेर सारी सेल्स में चल रहा होगा। और इस तरह से एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर ये मियोसिस करेंगे, स्पोर बनाएंगे, तो इसका मतलब आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैंने फर्टाइल सेल्स कह दूं, तो आप लिख लेते हैं कि दीज आर फर्टाइल सेल्स, ये फर्टाइल सेल्स हैं। और एक बात बताना ज़रूरी है, एंड मेनी इन नंबर। और एग्ज़ामिनर ये धीरे से पूछेगा ज़रूर, ये बताओ ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं ये संख्या में कितनी हैं, मेनी इन नंबर। तो नंबर कितना है, एक है। क्यों, आप कहोगे क्यों पूछेगा, क्योंकि आगे हम जब अभी फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहाँ एक सेल है जो मियोसिस करता है। तो फर्टाइल सेल्स की संख्या वहाँ एक, और यहाँ क्या है, मेनी। तो इसका मतलब जब ये ऐसी सिचुएशन है तो किसी भी समय एग्जामिनर पूछ सकता है, हाउ मेनी फर्टाइल सेल्स इन मेल सेक्स ऑर्गन, मेनी। हाउ मेनी फर्टाइल सेल्स इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, 1, राइट ना। हाउ मेनी सेल्स विल अंडरगो मियोसिस इन मेल सेक्स ऑर्गन, मेनी। हाउ मेनी सेल्स विल अंडरगो मियोसिस इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, 1, राइट ना। तो इस तरह से ये आपको बताना पड़ सकता है। ये 3 बातें मैंने लिखा दिया और कहा कि दीज सेल्स विल अंडरगो, और क्या है, मियोसिस करेंगे। हम चाहते हैं कि टेपिटम के बारे में आप शॉर्ट नोट लिख लें, और समझ में आवे ना आवे डजेंट मैटर, आप लिख लें, वरना बाद में हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा और कि कहाँ लिखें, राइट ना। और टेपिटम की बात आई, लिखना यहीं चाहिए भी और यहीं चाहिए। टेपिटम पे एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं और लिख लेते हैं दीज आर टेट्राप्लॉइड सेल्स, याद है, दीज आर टेट्राप्लॉइड सेल्स। ये टेट्राप्लॉइड सेल्स हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर, हम लास्ट टर्म बताते हुए चले गए थे, लिखाया नहीं था, फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। और जैसे ही आप पॉलन ग्रेन लगेंगे आगे ब्रैकेट में एन, आगे ब्रैकेट में पहले एन लिख लीजिए, हैप्लॉइड है, राइट ना, क्या है, हैप्लॉइड। तो अब मैं ये कह दूं कि मुझे कोई टेट्राप्लॉइड न्यूट्रेटिव टिश्यू बताओ, तो आप कह दोगे टेपिटम। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं कि मुझे कोई टेट्राप्लॉइड टिश्यू बताइए, टेपिटम, जो न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो ये
खुद टेट्राप्लोइड है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू हैप्लॉइड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हैप्लॉइड टिश्यू, पॉलन ग्रेन को बनाता है और इस तरह से ये न्यूट्रिशन देता है, राइट ना। एंड और लिखे एंड और डैश करके आप इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि डैश करके पहला पॉइंट लिख लेते हैं, it also synthesizes कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम, एक कैलेज नाम का एंजाइम बनाता। हाँ, कैलोज को डिसॉल्व कर देगा ये एंजाइम, राइट ना। हाँ यस, कैलोज को ये डिसॉल्व, कैलेज का मतलब ये है कि कैलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जैसे आप माल्टेज कहते हैं, सुक्रेज कहते हैं, राइट ना, एमाइलेज कहते हैं, वैसे ही क्या कैलेज, तो कैलेज को ये, तो इट ऑल्सो सिंथेसाइजेज कैलेज एंजाइम, और काम क्या होगा ये तो हम आप लोग क्लियर कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। दूसरी बात है, it has a dark colored particle called, इसके अंदर डार्क कलर का एक पार्टिकल होता है called यूबिस बॉडीज, और ये मैं बिना वजह का पॉइंट ले आया हूँ। एक्चुअली यूबिस बॉडीज़ के बारे में ज़िक्र है नहीं ज़्यादा, एक बार एग्ज़ामिनर ने पूछा है 2012 में, तो उसे हमें बताना पड़ा, राइट ना। तो एक इसी सेल के अंदर, ये जो हैं इसी सेल के अंदर कुछ डार्क कलर की बॉडीज़ हैं, दे आर कॉल्ड, और उसे क्या कहते हैं, यूबिस बॉडीज़ कहते हैं, यूबिस बॉडीज़ कहते हैं। और यूबिस बॉडीज़ के बारे में मुझे लिखाना था। और तीसरा, और लिखे यूबिस बॉडीज़ डू सिंथेसिस ऑफ, और ये जो यूबिस बॉडीज़ हैं डू सिंथेसिस ऑफ, और बहुत थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स में लिखिएगा और अंडरलाइन करके, कंपैटिबल प्रोटीन्स। हाँ, यूबिस बॉडी कितने नंबर में सेक्रेट होगी क्वांटिटी नहीं, हर सेल के पास डार्क कलर बॉडी है, और वो सेल के अंदर 1 से 3 बॉडीज़ देखी गई हर सेल के अंदर। लेकिन एक है यूबिस बॉडीज़ के बारे में बाकी टीचर्स या बाकी गाइड्स और किताबें कम कहना पसंद करती हैं। उसकी वजह यह है कि यूबिस बॉडीज़ पे ओपिनियन लोगों के डिफ़र करती है, राइट ना, और ये ओपिनियन हमारे लेवल पे डिफ़र नहीं कर रही, ये बायोलॉजिस्ट के लेवल पे डिफ़र कर रही है। पी माहेश्वरी लिखते हैं कि हर सेल के अंदर यूबिस बॉडीज़ पाए जाते हैं। पंचानन माहेश्वरी की बात हमने की थी और उन्हीं की बात मैंने लिखी है। लेकिन एल्गर एंड डीन्स लिखते हैं, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट एम्ब्रायोलॉजिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि जब ये टेपिटम की सेल डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं तो इनका एक एग्रीगेशन बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूबिस बॉडीज़। उसे क्या कहते हैं, यूबिस। तो मुझे लगता है कि एल्गर एंड डीन की बात कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्यों मैं कह रहा हूँ वो आप देखते हैं। मुझे पी माहेश्वरी पे भरोसा है, जाहिर सी बात है आप कहोगे अपने लोगों पे भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं, ऑब्वियस है करना ही चाहिए, और हमें इनकी बात को तो हम गलत कह भी नहीं सकते। और ये तो कंपैटिबल प्रोटीन्स है, आप जानते हैं प्रोटीन बनाने का काम लिविंग सेल कर सकता है, डिस्ट्रॉइंग सेल नहीं कर सकती, राइट ना। तो अगर प्रोटीन बनाना है तो सेल कैसी होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। कंपैटिबल प्रोटीन कॉमा करके लिखे स्पोरोपोलिनिन और स्पोरोपोलिनिन, और कॉमा करके लिखिएगा, और पोलन किट। एक बात बताइए, अगर मैं
यूविस बॉडीज़ का डिस्कशन आपसे ना करता तो मैं क्या लिखा था कंपैटिबल प्रोटीन कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। अगर मैं यूविस बॉडीज़ का जिक्र नहीं करूँगा तो क्या लिखाऊंगा? टेपिटम कौन बनाता है? टेपिटम ही बनाता होगा क्या? स्पोरोपोलिनिन, वही बनाता होगा पोलिन किट। तो बीच से लोग ये पॉइंट गायब कर देते हैं और सीधे लिखा देते हैं टेपिटम का फंक्शन है क्या? कैलोज बनाना, कैलेज एंजाइम बनाना और कंपैटिबल प्रोटीन बनाना, स्पोरोपोलिनिन बनाना, पोलिन किट बनाना, लेकिन प्राइमरी फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये मैंने सेंटेंस में शुरुआत की थी, राइट ना, कि ये न्यूट्रेटिव टिश्यू। और अगर एग्जामिनर को किसी दिन सनक चढ़ी और पूछ दिया कि बताइए टेपिटम का क्या काम है, पहला ऑप्शन दे दिया सिंथेसाइज पोलिन किट, दूसरा स्पोरोपोलिनिन, तीसरा कंपैटिबल प्रोटीन, चौथा न्यूट्रिशन, तो आप क्या करोगे? न्यूट्रिशन करेंगे, राइट ना। और ये क्या है? न्यूट्रिशन करेंगे। क्लियर है? और ये है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करूं बातें। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेमन है, ये आपसे कहा था कि स्टेमन है, याद करिए कि ये स्टेमन है, और कहा था कि इसके अंदर फिर कहा कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये एंथर है। एंथर के बाद फिर कहा कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके फिगर मैंने अभी बनाया था, और कुल कितनी परतें थी? 4 थी ना, 4 लेयर्स थी। और इसके अंदर ये सेल्स हैं, डिवाइड करके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन बनाएंगे। ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। तो मुझे लगता है कि अब हम क्या डिस्कशन करें आपसे, बताइए। आप कहोगे एक काम करिए, पहले ये एक सेल लेके और पोलन ग्रेन बनवाइए, फिर वो पोलन ग्रेन निकलेगा 2 सेल का। आपने भी स्पोरोपोलिनिन, पोलिन किट, कैलेज एंजाइम और कंपैटिबल प्रोटीन के कोई काम नहीं बताया, कोई यूज़ नहीं बताया। तो मैंने आपसे कहा तो था, समझ में आवे ना आवे पहले शॉर्ट नोट लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम बातें बीच बीच में बताते जाएंगे। कंपैटिबल प्रोटीन का क्या काम है, राइट ना, और इसका क्या काम है। तो दिस इज़ ये था। तो मुझे लगता है कि ये है एक पोलन मदर सेल, और यहीं से मैं शुरू करूं। पहले मैंने स्टेमन लिया, फिर उस फ्लावर लिया, स्टेमन लिया, फिर एंथर लिया, फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितनी सेल्स? मेनी फर्टाइल सेल्स कॉल्ड पोलन मदर सेल। तो मैं पोलन मदर सेल से शुरू करूं। पहला काम इसको क्या करना है? मियोसिस। कहीं लिखा आपने कि पोलन मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस। एक बात और बता देते हैं, मियोसिस के बाद कुल कितनी सेल्स बनती हैं? 4। मियोसिस के बाद कुल कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं, राइट ना। तो और ये तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, और आप भी नोट करते जाइएगा, फ्लो चार्ट की तरह लिखेंगे। और ये था, ये है, दिस इज़ पोलन मदर सेल, एंड दिस इज़ पोलन मदर सेल। और हमें उम्मीद है कि हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप हमें बताओगे। ये है पोलन मदर सेल। आपसे कहा था कि ब्रैकेट में लिखते चलिएगा, क्या है? 2n। तो क्या है? 2n। और क्यों? रिप्रोडक्शन पढ़ते समय प्लॉइड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, कब हैप्लॉइड कब डिप्लॉइड, राइट ना, और कब फ्यूज़ कर जाएं और क्या बढ़ जाए, और इस तरह से। तो ये डिप्लॉइड है। तो मैं फिगर देख के आपको क्या लगता है कि मैं कह दूं कि 2 वॉल्स हैं? बोलिए, 2 वॉल्स हैं। ये जो 2 वॉल्स हैं उनमें से आउटर वॉल किसकी है और इनर वॉल किसकी है? तो आउटर वॉल इज़, बोलिए, नहीं, आउटर वॉल किसकी बनी हुई है, मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, पोलन मदर सेल की आउटर वॉल किस मटेरियल की बनी है? एंटाइन, एक्साइन, ये नहीं, वो तो नाम हो गए ना, मटेरियल।
नहीं, अच्छा हुआ आप पढ़े नहीं हो अभी तक, अच्छा हुआ आप पढ़े लिखे नहीं हो, सॉरी अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े हो, ये अच्छा हुआ, वरना जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं ना ये टॉपिक, वो बड़ा अनाप शनाप बताते हैं हमें। अच्छा हुआ कि आप ने वो गलती नहीं की ना। अगर मैं इसी टारगेट बैच में, पास आउट बैच में ये सवाल पूछता तो 99% लोग कहते हैं स्पोरोपोलिनिन की बनी। किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन की बनी है, लेकिन स्पोरोपोलिनिन की ये बनी हुई नहीं है। अब बच गए आप किसी तरह से, पढ़े लिखे न होने की वजह से ना, तो बच गए। और ये है, और स्पोरोपोलिनिन के 99%, यही नहीं, आप अपने किसी टीचर के से पूछ दीजिए तो मुझे लगता है 99% लोग यही कह देंगे स्पोरोपोलिनिन की बनी है, राइट ना। बहुत डाउट है इसको लेकर, इसीलिए मैं कह रहा था। सुनिएगा, आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोज, आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोज, कैलोज की बनी है। और यही तो आप कह रहे थे, कैलोज को डाइजेस्ट करना है कैलेज नाम के एंजाइम से, कैलेज नाम के एंजाइम से क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। एक बात उसी के नीचे लिखते, इनर वॉल, इनर वॉल इज, इनर वॉल इज पेक्टोसेलुलोजिक, इनर वॉल इज पेक्टोसेलुलोजिक है, यानी पेक्टिन और सेलुलोज की बनी है। वो जो आप गेस कर रहे थे सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, वो किसकी बात कर रहे हैं? इनर वॉल। इनर वॉल इज मेड अप ऑफ किसकी? और पेक्टोसेलुलोज। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोज की बनी है। और हाँ वो सरासर गलत, और क्यों गलत है वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। आखिरकार पहले मूड था क्या आपका कहने का? तो क्योंकि यही नहीं, आप आमतौर से अगर आप स्कूल के टीचर को एक्सप्लेन करके ना पूछेंगे तो वो भी यही बता देंगे, क्या? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन बता दें। अगर एक्सप्लेन करके पूछोगे तो खैर समझ में आ जाएगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा तो सही बता देगा। ये है, और ये पेक्टोसेलुलोज। सुनिएगा, ये इट विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करेगा, और देन आपको लिखना पड़ेगा यहीं, इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 सेल्स बनेंगे मियोसिस के बाद, मियोसिस, और चारों कैसी होंगी? हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड और नहीं सॉरी 4 हैप्लॉइड सेल्स लिख दीजिए आप। और ये, और इनसाइड ये ज़रूर लिखिएगा, ये अंदर ही अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? अंदर। आप जानते हैं जब कोई सेल डिवीज़न करती है तो उसकी सेल वॉल फिर से टूट के बनती है, सेल वॉल, लेकिन उसकी जो आउटर वॉल है वो टूटे ना टूटे ये ज़रूरी नहीं। मैंने कहा अंदर ही अंदर 4 बने हैं, राइट ना, अंदर ही अंदर 4 बने, वो चारों मैं बना रहा हूँ। देखिए 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये, बात नहीं करो बेटा, और कोई बात नहीं करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1 और ये जो 4 सेल्स बनी हैं, इन चारों सेल्स में भी 2-2 दीवारें हैं, 2-2 वॉल्स हैं, और इनमें भी 2-2 वॉल्स हैं। ईच सेल हैज़ 2 वॉल्स। इनकी इनर सेल वॉल पेक्टोसेलुलोजिक, आउटर स्पोरोपोलिनिन की। याद रखिएगा, लोग यही वाला याद रखते हैं कि द माइक्रोस्पोर, दिस सेल हैज़ आउटर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तो झटके में लोग कह देते हैं इसकी भी आउटर वॉल किसकी? स्पोरोपोलिनिन की है, राइट ना, स्पोरोपोलिनिन की है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये अंदर ही अंदर बने हैं, तो इनकी जो कैलोज वाली वॉल है ये अब भी इनके चारों तरफ होनी चाहिए,
और इनके चारों तरफ ये बाहर के होने चाहिए। हमसे सवाल पूछा गया है ये चारों जो सेल्स बनी हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं, कवर्ड रहती हैं किसके ज़रिए? स्पोरोपोलिनिन या कैलोस? चारों तो कैलोस से जुड़े हुए हैं। और ईच सेल हैज़ आउटर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इनर वॉल ऑफ पेक्टोसेलुलोज, राइट ना? तो पेक्टोसेलुलोज है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे आप ये फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे ईच हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। ईच हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। और हर हैप्लॉइड सेल को कहते क्या हैं? माइक्रोस्पोर। आप कह तो चुके ही हैं, मन करे तो ब्रैकेट में आगे एन लिख लीजिए, राइट ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा आदत बनी रहे और बार बार लिखे रहेंगे तो याद रहेगा, राइट ना? तो माइक्रोस्पोर कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। कॉल्ड माइक्रोस्पोर कहते हैं वेयर आउटर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और आउटर वॉल स्पोरोपोलिनिन की है, आउटर वॉल ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड और बोलिए इनर वॉल ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड इनर वॉल ऑफ पेक्टोसेलुलोज। और जो इनर वॉल है वो किसकी है? पेक्टोसेलुलोज। और जो आउटर वॉल है वो किसकी? स्पोरोपोलिनिन की। तो आउटर वॉल इज स्पोरोपोलिनिन एंड एंड आउटर वॉल इज स्पोरोपोलिनिन एंड इनर वॉल इज पेक्टोसेलुलोज। आपको हो गया। अब आप समझ में आए ना कि यहाँ वाला सवाल मैंने क्यों पूछा था? मैं जानता था कि अगर आप पहले से पढ़े होते तो चिल्ला के कहते स्पोरोपोलिनिन ना, ऐसा, क्योंकि पहले से पढ़ा नहीं था तो स्पोरोपोलिनिन की बात नहीं है। कभी टारगेट बैच में पूछा जाता है तो 90% लोग यही कह देते हैं किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। और यह है एक पॉइंट और आप लिखिएगा कि these 4 cells are collectively called tetrad. These 4 cells are collectively called tetrad. और इन 4 सेल्स को क्या कहते हैं? These 4 cells are collectively called tetrad और remain attached and covered by callus. Remain attached and covered by, बोलिए, covered by callus. callus और callus किससे? कैलोस से जुड़े होते हैं। और इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम और कैलस। अब हमें ये 4 बन गए, और यहाँ पे आप कह रहे थे कि ये 4 जो बन गए, और ये जो 4 इस पे बन गए, आप ये कह रहे हैं कि इन चारों को मुझे अलग करना है, अगर अलग करना है तो फिर एक एंजाइम चाहिए कैलेज जो इनको डाइजेस्ट। और किसने बनाया? टेपिटम ने। इसीलिए मैंने टेपिटम के कामों की लिस्ट पहले बना ली थी, बीच बीच में सिर्फ कहना रह जाए, राइट ना? तो आप फिर यहाँ पे कैलोस है क्या, ज़रा आप लिख लेते हैं कि एक लाइन और लिख लेते हैं। कैलोस इज कार्बोहाइड्रेट। कैलोस इज कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और आप लिखें एंड डाइजेस्टेड बाई कैलेज एंजाइम। और किससे डाइजेस्ट होता है? कैलेज एंजाइम से डाइजेस्ट होता है, कोई डाइजेस्ट होता है। तो ये है। तो आप एक लाइन और लिखे स्पोरोपोलिनिन के बारे में। हम अभी बीच बीच में कई बार लिखाएंगे, लेकिन स्पोरोपोलिनिन के बारे में लिखे
कि स्पोरोपोलिनिन इज़ हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ नेचर, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल नेचर, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल नेचर, बायोलॉजिकल नेचर का हार्डेस्ट मटेरियल है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी एंजाइम और एसिड, नॉट अफेक्टेड बाय एनी एंजाइम और एसिड, किसी एसिड से और किसी एंजाइम से ये अफेक्टेड नहीं होता। अगर ये अफेक्टेड नहीं होता, अब आप सुनिए, अगर अफेक्टेड, अगर मान लीजिए ये पॉलिन मदर सेल के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन होता, तो ये चारों अंदर स्पोरोपोलिनिन से घिरे होते और फिर इन चारों को अलग करना ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये किससे घिरे हुए थे? कैलोस से। डाइजेस्ट कर दिया तो सब क्या हो गए? अलग हो गए। स्पोरोपोलिनिन कहाँ पाया जाता है? इट इज़ द आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल है, या माइक्रोस्पोर की जो आउटर वॉल है, राइट ना। अभी हम इसके बारे में फिर लिखेंगे। स्पोरोपोलिनिन होने की वजह से ये नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए शायद हम इसको आसानी से फॉसिलाइज कर सकते हैं। अगर ये ज़मीन पे गिर गया तो पता चला 10, 20, 50 हज़ार साल, सैकड़ों जो है लाखों साल तक पड़ा रहेगा एज इट इज़। क्यों? जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो पड़ा रहेगा, राइट ना। तो हम फॉसिल, हमसे पूछा जाता है फॉसिल के तौर पे आसानी से पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं हमें, क्यों? रीज़न बताइए। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से, राइट ना। वैसे बायोलॉजिकल सिस्टम के दो हार्डेस्ट मटेरियल बताए, एक इनामल है और दूसरा क्या? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिनिन ज़्यादा हार्ड है कि इनामल? अभी मैंने लिखाया है तो सर है नहीं, मैं कह रहा इनामल ज़्यादा हार्ड है कि स्पोरोपोलिन है? स्पोरोपोलिनिन ज़्यादा हार्ड है। और हार्डनेस वैसे चेक कैसे की जाती है? हार्डनेस चेक करने का तरीका क्या है? हार्डनेस चेक करने का तरीका यह है कि जिन दो मटेरियल्स को चेक करना हो, कौन ज़्यादा हार्ड कौन सॉफ्ट, उन दोनों को आपस में रगड़िए, जिस पे खरोच आ जाए वो सॉफ्ट है, जिस पे ना आवे वो हार्ड है। जिस पे खरोच आ जाए वो क्या है? सॉफ्ट है, जिस पे ना आवे वो हार्ड है। बोलिए, एक पत्थर लेके हाथ पे रगड़िए, देखिए कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, अभी पता चल जाएगा। नहीं तो ये हार्ड और सॉफ्ट पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आज मोहल्ले में पॉलन ग्रेन इकट्ठा करके दांत पे रगड़िए, देखिए, बाद में लेंस से देखिए किसको खरोच लगी है या नहीं, तो अंदाज़ा हो जाएगा। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और ये तो प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। तो ये टेट्राड जो है ये इस तरह से हो गया, राइट ना। अब मुझे ये एक माइक्रोस्पोर मिल गया ना। आप सोचिए मैं कहाँ से चला था? फ्लावर से चले थे, फ्लावर, फिर एस्टेमन, फिर एंथर, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, और फिर स्पोरोजीनस टिश्यू, पॉलन मदर सेल, और फिर क्या? अब ये टेट्राड मिल गया। टेट्राड क्या मिल गया? ये अलग भी हो गए। और एक बात बताइए, स्पोरोपोलिनिन किसने बनाया था? स्पोरोपोलिनिन किसने बनाया था? टेपिटम। यूविस बॉडीज ने या टेपिटम ने बनाया? टेपिटम ने बनाया था। और एक क्या बनाया था? एक चीज़ पॉलन किट बनाई थी। और क्या बनाया था? कैलेज एंजाइम बनाया था। कैलेज एंजाइम। अगर मान लीजिए किसी एंथर का टेपिटम में यंग स्टेज में डिस्ट्रॉय कर दूं, तो आप कहोगे स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलेगा, कैलेज एंजाइम नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा? पॉलन ग्रेन सेपरेट नहीं होंगे, राइट ना। और दो चीज़ें और लिखाई हैं, कंपैटिबल प्रोटीन नहीं बनेगी, और क्या नहीं बनेगा? पॉलन किट नहीं बनेगा, राइट ना। कंपैटिबल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें से। चलिए बात को आगे बढ़ाइए। अब मैं एक माइक्रोस्पोर ले लूं और बात आगे करूं, और
ये मैंने लिया, कहा कि एक माइक्रोस्पोर है और इसके चारों तरफ 2 दीवारें हैं, बोलिए, और 2 दीवारें हैं, 2 दीवारें हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि ब्रैकेट में लिखिए कि ये n है। एक बात बताइए, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और ये माइटोसिस करेगा, और सुनिएगा, तो ये माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद, माइटोसिस करने के बाद इसने 2 सेल की एक स्ट्रक्चर बनाई है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन ग्रेन। उस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन किताबों में इस तरह का फिगर बना है, लेकिन मेरे मन में ऐसा फिगर था नहीं और मैं कुछ और बनाना चाह रहा था। बुक में तो ऐसे ही बना है, राइट ना। और ये तो ये पॉलन ग्रेन बन गया। ये देखिए, इसकी एक और ये न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियस है। आप कहोगे कि इसका न्यूक्लियस तो टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा रफ साइज का है। किसी का भी न्यूक्लियस टेढ़ा मेढ़ा रफ साइज का कब हो जाता है, जब वो डीजेनरेट कर रहा होता है, जब वो क्या कर रहा होता है, डीजेनरेट कर रहा होता है। तो इस वाली सेल का नाम है, इस वाली सेल का नाम है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, और इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ट्यूब सेल कहते हैं इसको, क्योंकि इसी को पॉलन ट्यूब बनाना था, ये पॉलन ट्यूब बनाना था। और ये वाली सेल का नाम है, दिस इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, और इसे जेनरेटिव सेल कहते हैं, जेनरेटिव सेल कहते हैं, जेनरेटिव सेल कहते हैं। और ये फिर से एक बार माइटोसिस करेगा, फिर से एक बार माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस, लेकिन ध्यान रहे, माइटोसिस वेजिटेटिव सेल नहीं करेगा, जेनरेटिव सेल करेगा, राइट ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा तो कि 2 बार माइटोसिस हो गई, 2 बार माइटोसिस हो गई, और जेनरेटिव सेल ने किया। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट काम देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट काम यह है कि ये जो ट्यूब सेल थी, ये जो ट्यूब सेल है, इसने और एक पॉलन ट्यूब बनाया, और एक पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब, इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा था क्या, ट्यूब सेल। और ये इसका जो है, ये इसका न्यूक्लियस है, सिमटता हुआ टूटता हुआ न्यूक्लियस है। आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये डीजेनरेट होने जा रहा, राइट ना। और ये जेनरेटिव सेल ने डिवाइड करके ये 2 नई सेल बनाया। एक बात बताओ, कुल कितनी सेल्स हैं, 3। एक तो ट्यूब सेल, एक तो ट्यूब सेल, एक कौन सी सेल, ट्यूब सेल, और उसके अंदर 2 छोटी छोटी सेल्स बिखरी हुई हैं, 2 छोटी छोटी सेल्स बिखरी। भाई एक बड़ी सी गेंद, उसके अंदर 2 छोटी छोटी बॉल्स, राइट ना। तो ये 2 और क्या कहते हैं कि जो है, और ये सेल, तो ये 3 सेल का, वो कितने सेल का था, 2 सेल का था, वो तो 1 सेल है ही है, वो तो मियोसिस के बाद बनी क्या है, 1 सेल। और ये क्या कि 2 सेल, और फिर ये 3 सेल। हम जनरली इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, और जनरली हम इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये एंड नाउ दिस इज, इसके बारे में यही नीचे लिखिएगा, इसके बारे में नीचे लिखिएगा कि 3 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, कितने सेल का है, 3 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, 3 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, 3 सेल का मेल गैमीटोफाइट है, राइट ना, मेल गैमीटोफाइट, एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए ये तैयार है। और इस तरह से हम कुछ और बातें पूछें, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले कुल कितने माइटोटिक डिवीजन्स हुए हैं, 2,
कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए हैं? 2। ये मैं अभी लिखूंगा नहीं, अभी आपसे सिर्फ पूछ रहा था। और मैं ये कह दूं कि आफ्टर मियोसिस एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन मेल गैमीटोफाइट देयर आर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स। कितने? 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स है। और कुल कितने सेल का मेल गैमीटोफाइट? 3 सेल। इसीलिए मैंने पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट अभी किसी ने कहा था तो अवॉइड किया था कुछ भी कमेंट करने से। तो मेल गैमीटोफाइट आप पॉलन ग्रेन को कह सकते हैं, लेकिन रियली मेल गैमीटोफाइट 2 सेल का कि 3 सेल का? 3 सेल का। एक बात बताइए, ये काम शुरू कहाँ से हुआ था? आप कहोगे ये कार्यक्रम तो शुरू हुआ था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ना। ये कौन सी सेल है? डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल। पहले इसने क्या किया? मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद क्या बनाया? माइक्रोस्पोर। फिर क्या हुआ? माइटोसिस। फिर क्या हुआ? माइटोसिस। 2 बार माइटोसिस। कुल कितने सेल का बन गया? 3 सेल का। क्या ये सारा काम यहीं हो रहा है कि या बाहर निकल के होगा? भाई ये क्वेश्चन है कि ये यहीं हो रहा है, तो मैं कह दूं कि भाई 3 सेल का बन के तब निकलेगा। और अगर यहाँ नहीं हो रहा तो कह दें कि मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बना और वो बाहर निकल गया, उसके बाद 2 बार माइटोसिस किया। बोलिए भाई, ये आप बताओगे ना माइटोसिस कहाँ किया? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1 बार किया और 1 बार बाहर किया। अगर 1 बार माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किया तो इसका मतलब 2 सेल का निकलेगा बाहर, रिलीज्ड है। और कैसे? 2 सेल, राइट ना? 2 सेल। तो इस तरह से अब बीच की इवेंट्स को एक एक करके समेटना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। आप लिखे द 2 सेल्ड, रिमार्क करके अगली लाइन से लिखे द 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। रिमार्क करके लिखे द 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। 2 सेल का पॉलन ग्रेन, राइट ना? द 2 सेल्ड पॉलन। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये निकल आया, डेहिसेंस हो गया एंथर से। अभी मैं कह रहा हूँ 2 सेल का पॉलन ग्रेन, द 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और फिर डैश लगाइएगा और लिखिएगा और पहला पॉइंट लिखे स्मॉल साइज स्पिंडल शेप्ड, स्मॉल साइज स्पिंडल शेप्ड और सेल विद spherical nucleus is called generative cell, एक बात बताइए, जेनरेटिव सेल का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। उसके अंदर न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। ये भी बड़ा डाउटफुल है। कुछ लोग सीधे कह देते हैं स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप्ड सेल है, न्यूक्लियस कैसा? स्फेरिकल। न्यूक्लियस कैसा है? स्फेरिकल। देखिए यहाँ कोई काम झटके से कहने से नहीं बनेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, राइट ना? तो फिर से बताइए, स्मॉल साइज स्पिंडल सेल्ड सेल है विद स्फेरिकल न्यूक्लियस। रिमेन लिखिए आगे इसी में, रिमेन सस्पेंडेड इन ट्यूब सेल। और ये ट्यूब सेल के अंदर सस्पेंडेड। आप कहोगे मैंने कहा था ये फिगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मुझे फिगर बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता। ये बड़ी सी ट्यूब सेल है और इस ट्यूब की सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस और ये एक सेल है विच रिमेन सस्पेंडेड इनसाइड। एक बड़ी सी सेल और उसके अंदर एक छोटी सी सेल क्या है? सस्पेंडेड है, राइट ना? सस्पेंडेड इनसाइड। फिर से बताइए वो छोटी सी सेल का नाम क्या है? जेनरेटिव सेल। उस छोटी सी सेल का नाम जेनरेटिव सेल है। उसका न्यूक्लियस कैसा है? स्पिंडल शेप। उसका अपना शेप सेल का
न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड सेल का शेप कैसा है, और ये है दूसरा पॉइंट आप लिखे कि ए लार्ज साइज स्फेरिकल सेल, ए लार्ज साइज स्फेरिकल सेल। अब आप इस फिगर को देख के बातें कर रहे हैं, एक लार्ज साइज की कैसी सेल है, स्फेरिकल, बिल्कुल गेंद नुमा, और ये सेल स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, आप उसी को ट्यूब सेल कह चुके हैं, कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, आप उसी को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, क्लियर है, कॉल्ड वेजिटेटिव सेल हैविंग न्यूक्लियस विद रफ सरफेस, हैविंग न्यूक्लियस विद रफ सरफेस। आपने देखा मैंने टेढ़ा मेढ़ा न्यूक्लियस बनाया ना, तो हैविंग न्यूक्लियस विद रफ सरफेस, उसका जो न्यूक्लियस है उसका सरफेस कैसा है, रफ है। और फुल स्टॉप करके लाइन चेंज करिए, पॉइंट ना चेंज करिएगा। रफ सरफेस ऑफ न्यूक्लियस मीन्स, रफ सरफेस ऑफ न्यूक्लियस मीन्स, रफ सरफेस ऑफ न्यूक्लियस means it is degenerating, it is degenerating, it is degenerating and will not undergo mitosis। ये तो माइटोसिस नहीं करेगा। आप जिसका न्यूक्लियस खराब हो गया वो कभी माइटोसिस नहीं करता, ये अब माइटोसिस नहीं करता। तो माइटोसिस कौन करेगा, जनरेटिव। एक लाइन और लिख लेते हैं, द जनरेटिव सेल डू माइटोसिस फॉर्मिंग, जनरेटिव सेल विल डू माइटोसिस, generative cell will do mitosis, generative cell will do mitosis to form two male gametes। कितने मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स बनाएगा, to form two male gametes, और दो मेल गैमीट्स बनाएगा। बोलिए दो मेल गैम। तो आपसे मैं ये पूछूं कि वो जो दो सेल का पॉलन ग्रेन था उसमें फर्टाइल सेल का क्या नाम है, जेनरेटिव सेल। स्टेराइल सेल का क्या नाम है, ट्यूब सेल। चलिए अब ये तीन सेल का बन गया। एक बात अभी आपने नहीं बताया कि ये निकल के जाएगा कहाँ पॉलन ग्रेन, एक बात। अच्छा, दो ही सेल का निकलेगा कि तीन सेल का निकलेगा ये भी बता देते। तो नॉर्मली कितने सेल का, दो सेल, कुछ कुछ में तीन सेल का बन के निकलता है, राइट ना। इसका मतलब कुछ प्लांट्स में दो बार माइटोसिस एंथर के अंदर, कुछ प्लांट्स में एक बार माइटोसिस एंथर के अंदर और एक बार बाहर, राइट ना। स्टिग्मा पे जाके करेगा। और ये था, एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जरा क्लैरिफाई कर देते हैं। थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट के बारे में जरा एक लाइन बता देते। जब आपने कहा था थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट ना, तो लिखे थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, थ्री सेल्ड मेल गैमीटोफाइट, डैश करके लिखे, डैश करके लिखे, वन ट्यूब सेल, पहला पॉइंट लिखेगा, सॉरी 1 2 3 करके पहला पॉइंट लिखेगा। उसमें क्या क्या है बता देते हैं। वन ट्यूब सेल, वन ट्यूब सेल having one nucleus, having one nucleus, एक ट्यूब सेल है और उसके पास न्यूक्लियस एक है, which will degenerate soon, which will degenerate soon, which will degenerate soon। अरे भाई आपसे पूछा जाएगा इस न्यूक्लियस का फ्यूचर क्या है, डीजेनरेट, और बहुत जल्दी डीजेनरेट कर जाएगा, राइट ना। और वेल degenerate soon much before fertilization, फर्टिलाइजेशन शुरू होने से पहले ही ये क्या होगा, डीजेनरेट कर जाएगा। आप मेरी बात क्लियर है, मच बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डीजेनरेट कर जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखे, वो जो दो मेल गैमीट्स हैं उनका क्या होगा,
द टू मेल गैमीट्स, आप लिखे दूसरा पॉइंट, द टू मेल गैमीट्स, दूसरा पॉइंट लिखे, द टू मेल गैमीट्स ईच हैविंग वन न्यूक्लियस, ईच हैविंग वन न्यूक्लियस, ये भी बता देते सबके पास न्यूक्लियस कितने हैं, ईच हैविंग वन न्यूक्लियस, will take part in fertilization, will take part in fertilization, will take part in fertilization, और fertilization करेगा, will take part in fertilization, और ये fertilization कर लेगा। कोई डाउट आपको? ये fertilization कर लेगा, राइट ना। एंड मैं पहले ही कह चुका हूँ रेडी फॉर फर्ट। एक बात बताइए, मेल गैमीटोफाइट 3 सेल का है या 2 सेल का है? 3 सेल का, 3 सेल का मेल गैमीटोफाइट। हाँ, अगर आपका मन करे तो कह दीजिए पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो मेल गैमीटोफाइट। अरे भाई, जो हैप्लॉइड सेल का बना होगा उसे क्या कहोगे? गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट आप पॉलन ग्रेन को भी कह सकते हैं, लेकिन मेल गैमीटोफाइट इज रियली 3 सेल। कितने सेल का बना होता है? 3 सेल का। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। और ये है, तो अभी एक बात आपको क्लियर नहीं हुई है, पॉलन किट क्या होती है, एक बात। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है तो कि स्पोरोपोलिनिन का तो क्लियर हो गया आपको, राइट ना। ये भी क्लियर हो गया कि आसानी से फॉसिलाइज होगा, लेकिन मुझे लगता है और बातें मुझे कहनी है स्पोरोपोलिनिन के बारे में। अभी कंपैटिबल प्रोटीन का जिक्र नहीं आया, राइट ना। कंपैटिबल प्रोटीन का जिक्र नहीं है, तो मैं लिख दूं पॉलन ग्रेन इज नॉर्मली 2 सेल, पॉलन ग्रेन इज नॉर्मली 2 सेल, ये 2 सेल का है। तो मुझे लगता है कि 1 दर्जन बातें तो मुझे इसी पे कहनी है, पॉलन ग्रेन इज नॉर्मली 2 सेल, राइट ना। तो आप लिखते गए और लिखेगा नॉर्मली pollen grain is 2 celled, नॉर्मली pollen grain is 2 celled, और नॉर्मली जो pollen grain है वो 2 सेल का बना होता है, और ये pollen grain है। आपने लिखा 2 celled pollen grain, 2 celled pollen grain है, और ये आप कह रहे हैं ये नॉर्मल बात मैंने कही, राइट ना। अब इसके बारे में, ये इसकी जो बाहरी दीवारें हैं दैट इज कॉल्ड एक्साइन, आप इसे क्या कहते हैं? एक्साइन। और ये जो इसके अंदर की दीवारें हैं दिस इज कॉल्ड एंटाइन, और एंटाइन। और ये जो बाहरी दीवारों पे कहीं कहीं बीच बीच में क्रैक है, कहीं कहीं बीच बीच में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, उसे आप जर्मपूर कहते हैं, जर्मपूर कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट बात थी, जर्मपूर। अगर चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पोरोपोलिनिन होता तो पॉलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, राइट ना। तो आप एंटाइन के बारे में लिखिएगा, एंटाइन के बारे में लिखिएगा, आप अलग से लिखिएगा, मैं तो फिगर में आपको बताया। एंटाइन के आप लिखे मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड इलास्टिक, मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड इलास्टिक किसका बना है? मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड इलास्टिक, अभी थोड़ी देर पहले लिखा तो था मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड इलास्टिक, और ये कैसा होता है बोलिए? इलास्टिक है। एंड एक्सटेंड्स इनटू पॉलन ट्यूब, और यही बाहर खींच के निकलेगा तो क्या बनेगा? एंड एक्सटेंड्स इनटू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में एक दूसरी पॉइंट और लिख लेते हैं, और लिखें कि एट सम पॉइंट्स और कुछ जगहों पे एट सम पॉइंट्स स्पोरोपोलिनिन एंड एक्साइन आर एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन एंड एक्साइन आर एब्सेंट। स्पोरोपोलिनिन और एक्साइन क्या हैं? एब्सेंट, कॉल्ड जर्मपोर,
कॉल्ड जर्म पोर। कुछ कुछ जगहों पे एक्साइन एब्सेंट है, राइट ना, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर फ्रॉम वेयर द pollen tube comes out, from where the pollen tube comes out, यही वो जगह है जहाँ से क्या निकलता है, pollen tube। तो pollen tube और ये जर्म पोर की बात करें। और मैं एक्साइन के बारे में कुछ डिटेल में बात लिखना। एक्साइन के बारे में आप लिखते हैं, एक्साइन के बारे में आप लिखते हैं कि इट हैज़ क्या कहते हैं कि इसके बारे में ए वेरी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिपोजिशन। इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिपोजिशन। It has very specific pattern of deposition। इसमें जो स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होगा उसका बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न है और पैटर्न है। पहले मैं बना दूं फिर मैं ये सेंटेंस पूरा करूंगा, राइट ना। सेंटेंस पूरा करूंगा और ये एक पॉलन ग्रेन ये है और उस पे ये स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन है। एक पॉलन ग्रेन ये है और उस पे स्पोरोपोलिनिन का ये डिपोजिशन है। एक पॉलन ग्रेन ये है और उस पे स्पोरोपोलिनिन का ये डिपोजिशन है। तो बाहर की तरफ जो स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट होगी उसका ख़ास पैटर्न है। ये लगभग स्मूथ है, ये थोड़ा रफ है, ये बहुत ज़्यादा रफ है। आखिरकार कौन डिसाइड करेगा कि कैसा डिपोजिशन हो? कौन डिसाइड करेगा? ये वहाँ की क्लाइमेट डिसाइड करेगा। कौन? अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो आप लिखते हैं स्पेसिफिक डिपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और ब्रैकेट में लिखेगा क्लाइमेट का मतलब हवा नहीं, क्लाइमेट का मतलब रेनफॉल। क्लाइमेट का मतलब क्या? कितनी बारिश होती है वहाँ पे, राइट ना, कितनी बारिश होती है। और ये वाले के बारे में लिखेगा और हैवी रेन एरिया जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ का पॉलन ग्रेन स्मूथ। और यहाँ आप लिखेगा डिज़र्ट एरिया, यहाँ लिखेगा डिज़र्ट एरिया में। तो डिज़र्ट एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके पॉलन ग्रेन पे बहुत ज़्यादा रफ डिपोजिशन होता है और ये रफ डिपोजिशन होता है और ये हैवी रेन। और यहाँ पे आप लिखिएगा और इसको लिख लेते एवरेज लिखने के बजाय मैं टेक्निकल शब्द ना लिख दूँ। एवरेज मीज़ोफाइट्स कहे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मीज़ोफाइट्स। वो प्लांट्स जो एवरेज रेनफॉल में पाए जाते हैं वो क्या है? मीज़ो। और कह तो रहने के नहीं, मैं वही तो कह रहा, जब रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ डिपोजिशन थोड़ा स्मूथ हो जाता है ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से, राइट ना। और ये जो है रफ हो जाता है। खैर ये ऑब्जर्वेशन भी है, राइट ना। अब सवाल उठता है लखनऊ में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, लखनऊ के जो प्लांट्स होंगे उनमें कैसा होगा? मीज़ोफाइट्स होंगे। न तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है न रेगिस्तान है, तो दोनों में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो ये कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये एक प्लांट है और इस प्लांट में इस तरह के पॉलन ग्रेन्स हैं लखनऊ में, तो आप कहोगे ये लखनऊ का प्लांट नहीं है, कहीं से इंपोर्ट करके रेगिस्तानी इलाकों से लाया गया, यही तो कहोगे। लेकिन मैंने फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये प्लांट लखनऊ में है, इस तरह का पॉलन ग्रेन है और सदियों से लखनऊ का ही प्लांट रहा है। आप कहोगे इसका मतलब पहले यहाँ की एनवायरनमेंट डिज़र्ट जैसा था। बोलिए, पहले यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? डेजर्ट जैसा था। क्लियर है ना?
तो मुझे लगता है कि आप पॉलन ग्रेन देखकर क्लाइमेट बता सकते हैं वहाँ की, राइट ना। एक बात, पॉलन ग्रेन देख के आपको पुराने इन्वायरमेंट की बात बता सकते हैं और आसानी से फॉसिल भी मिल जाता है इसका। मैं ज़मीन की खुदाई करूं और मुझे 20,000 साल पुराना लखनऊ में पॉलन ग्रेन मिला ऐसा, तो मैं क्या समझूंगा, आज के 20,000 साल पहले यहाँ बहुत बारिश होती थी। इसको हम लोग कहते हैं पैलियो क्लाइमेट। क्या कहते हैं? पैलियो क्लाइमेट। पुरानी क्लाइमेट के बारे में बताना पैलियो क्लाइमेट है, राइट ना। तो आप एक लाइन लिख लेते हैं कि आप लिखे pollen grains are indicator of climate. pollen grains are indicator of climate. आज जो प्लांट है, अगर आपको ना पता हो तो आप कहोगे कि शहर के 2-4 प्लांट्स के pollen grain स्टडी करके हम यहाँ की क्लाइमेट बता देंगे ना, कि ये कैसा इलाका होगा और बारिश होती है नहीं होती है, वी कैन डिटेक्ट इट। एक और लाइन लिखे, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट, राइट ना, प्रेजेंट। और अगर आपको पहले का बताना हो तो आप लिखे pollen grains are easily fossilized. pollen grains are easily fossilized. ये बात क्यों? ड्यू टू स्पोरोपोलिन। pollen grains are easily fossilized. क्यों भाई? क्यों? ड्यू टू स्पोरोपोलिन। ड्यू टू स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से ये आसानी से क्या है? फॉसिलाइज्ड। आसानी से क्या हो जाएगा? फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। तो आगे आप इसमें लिखें, सो वी कैन नो अबाउट पैलियो क्लाइमेट। आप जानते हैं फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? उसी से मैंने शब्द लिया, क्या? पैलियो क्लाइमेट। पैलियो। तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर मैं राजस्थान में ज़मीन की खुदाई करूं और मुझे 20,000 साल पुराना pollen grain इस तरह का मिला, इसका मतलब आज वहाँ रेगिस्तान है, लेकिन 20,000 साल पहले यहाँ बहुत बारिश हुआ करती थी। क्लियर है ना? एज पता करने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक है कार्बन डेटिंग है और रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, और दूसरा मेरे पास 3 मेथड्स हैं, सॉरी। एक मेथड्स है कार्बन डेटिंग, लेकिन कार्बन डेटिंग से मैक्सिमम 1 लाख साल पुराना होगा तब पता लगा सकते हैं, राइट ना। और उसके बाद हमारे पास जो है पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, जो 1 लाख साल के मल्टीपल में, अगर 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ साल है तो हम बता सकते हैं। और अगर उससे पुराना है तो हम आसपास की चट्टानों से यूरेनियम डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? यूरेन। अर्थ की एज कितनी है? अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब साल की अर्थ के है। तो जब अर्थ बनी होगी, आप सोचिए, अच्छा यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है? 5 अरब साल, 5 बिलियन। कितनी है? 5 बिलियन। आज मुझे ध्यान से सुनिएगा, आज अर्थ पे जब भी मैं खुदाई करता हूँ, जहाँ कहीं पे भी यूरेनियम की माइंस मिलती हैं, आधा यूरेनियम आधा लेड मिलता है, बराबर बराबर लगभग मिलता। यूरेनियम कन्वर्ट होता है किसमें? लेड में। आधा आधा लेड और यूरेनियम मिलने का क्या मतलब? इसका मतलब जब अर्थ बनी होगी तो यूरेनियम पूरा था और आधा यूरेनियम कन्वर्ट हो गया है लेड में, 1 हाफ लाइफ बीत गई है। 1 हाफ लाइफ कितना? 5 अरब साल। तो वही मैंने तो कहा 4.5 अरब साल है अर्थ की क्या एज। अर्थ की एज किससे बताओगे? यूरेनियम डेटिंग से। किससे बताएंगे? यूरेनियम। नहीं, वो हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं ना। अब एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो रेडियो एक्टिविटी में फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, राइट ना। एग्जैक्ट अगर करना हो तब आप बता सकते हैं। और ये था, तो खैर वो एक अलग मैटर है। हमने जो एस्टिमेशन किया वो ये, हमें अंदाज़ा लगा कि 4 से 5 अरब साल होगा, ये तो कह सकते हैं।
तो ये एक अंदाज़ा। तो अर्थ की डेट कैसे बताते हो आप? यूरेनियम डेटिंग। अगर कम एज का फॉसिल है तो किससे? कार्बन डेटिंग। और अगर ज़्यादा एज का फॉसिल है तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग। किससे? पोटेशियम आर्गन डेटिंग। और ये तीनों रेडियो एक्टिव मेथड्स हैं। तीनों कैसी हैं? रेडियो एक्टिव मेथड हैं। और ये तो इसीलिए तो बात होती है। अभी आपने यूक्रेन का नाम सुना बहुत कायदे से, और कई बार आपने टीवी पे पढ़ा हो, सुना होगा, पढ़ेंगे हो, अखबार में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा कि यूरेनियम में वहाँ पे कई न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पे बम गिराए गए और उससे यूरेनियम निकल रहा है। अगर यूरेनियम एटमॉस्फेयर में आ गया तो 5 अरब साल इस पोल्यूशन को दूर नहीं किया जा सकता। बोलो बोलो भाई। और वही 5 अरब साल में ये आधा होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो ये तो बहुत खतरनाक है। धुआं हुआ होगा, मान लो एक दिन बारिश हो गई, सब खत्म हो जाएगा। अरे भाई, अभी जाड़े के दिनों में धुंध था, एक दिन बारिश हुई, सब साफ हो गया, है या नहीं? लेकिन अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाए तो फिर वो ख़त्म होना मुश्किल। हम ख़त्म हो जाएंगे, वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का ख़त्म होना मुश्किल है। आपको नहीं लगता? इसीलिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं, राइट ना? तो इसका मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकता। और ये था। चलिए, खैर कह रहे थे कि ये एग्जाइन के बारे में, एक तो मैंने डिपोजिशन के बारे में बताया, राइट ना? और डिपोजिशन के बारे में बताया। आप एक बात और लिखें, एग्जाइन इज रिच इन सम केमिकल्स। Exine is rich in some chemicals causing allergy। एलर्जी कैसा डिजीज है? एलर्जी कैसा डिजीज है? और लिखे कॉजिंग एलर्जी लीडिंग टू। अगर एलर्जी हो जाए, ये जो छींक आने लगती वो क्या है? एलर्जी। ये लोगों को सांस फूलने लगती वो भी क्या है? एलर्जी। तो लिखे कॉजिंग एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। कॉजिंग एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। कॉजिंग एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, इवन आगे लिखे इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है। पॉलन एलर्जी से एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और क्या? और डेथ हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा एलर्जी होती है, सांस फूलती है, छींक आती है, उन्हें जो है क्रॉपलैंड्स वगैरह में या इस तरह की जगहों पे जाने को मना किया जाता है, राइट ना? और मना किया जाता है। ब्रैकेट में आप चाहे लिख लें। अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स कब बनते हैं? सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स कब बनते हैं? क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन में फूल ही फूल रहते हैं हर तरफ, राइट ना? तो मैं स्प्रिंग सीजन में पहाड़ी इलाकों में जाने को मना कर दूं ऐसे लोगों को? बोलिए, ना मना करें? लौटेंगे ही नहीं भाई साहब। क्यों दुश्मनी निभा रहे हो? क्यों दुश्मन? ऐसे लोग अगर चले गए वहाँ तो लौटना मुश्किल हो जाता, राइट ना? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि घूमने गए थे वहाँ तो खांसते खांसते थक गए। तो आप बात समझ पा रहे हैं ना? वो किसकी वजह से? हाँ, तो आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं आप, such patients are not advised to visit hill areas in spring season. Such patients are not advised to visit hill areas in spring season. बोलिए, ऐसे मौक़ों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ और स्प्रिंग सीजन में जाओ
वहाँ खुली आंख से दिखते हैं कि सब पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। कहाँ पे? क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे प्लांट ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो इस तरह से एलर्जी के चांस हैं। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि एलर्जी कॉज करता है, एक्साइन कॉज करता है, इंटाइन एक्साइन कॉज करता है, राइट ना। एक और बात है, पॉलन ग्रेन्स आर, एक लाइन और लिखे, pollen grains are rich in nutrients. Pollen grains are rich in nutrients. Pollen grains are rich in nutrients. Pollen grains are rich in nutrients में रिच होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्या क्या मिल जाएगा, लिखे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, कॉमा प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, कॉमा विटामिन्स मिल जाएंगे। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, कॉमा करके लिखे नॉट मिनरल्स, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी को आयरन की कमी है तो पॉलन ग्रेन खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, किसी को विटामिन की कमी है तो पॉलन ग्रेन खा सकता है। तो आप लिखे हैं, कुछ बोल रहे हो? लिखे ब्रैकेट बंद करिए। सो यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, सो यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट। आप चाहें तो फ्राई करके खा सकते हैं। सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, कॉमा करके लिखेगा फॉर इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑफ athletes and horses, for increasing performance of athletes and horses। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने फूड नहीं कहा, फूड सप्लीमेंट कहा, क्या दोनों में फ़र्क है क्या? हैं? हाँ, थोड़ा सा लेना, वो फूड सप्लीमेंट। और ये नहीं है कि आप सोच रहे हो जैसे लोग वो डिब्बे की प्रोटीन लाते हैं तो एक चम्मच खाते हैं, ये नहीं। आप चाहें तो पूरा एक बार में प्लेट में रख के खाएं, नहीं, ऐसा नहीं, अलाउड नहीं। फूड सप्लीमेंट जो है वो थोड़ा सा लिया जाता है। और फूड वो दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी, और ये तो दैट इज़ कॉल्ड फूड कहते हैं। तो आप ये बात लिखे और कॉमा करके लिखे, कॉमा करके लिखेगा टैबलेट्स, यानी इसकी मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं। कॉमा करके लिखे ब्यूटी क्रीम, और इससे क्रीम भी बनाई जाती, और ब्यूटी क्रीम भी बना। एनसीईआरटी ने लिखा तो नहीं है लेकिन फ़ोटो बनाया है ब्यूटी क्रीम की, हैं? तो हाँ, एनसीईआरटी में फ़ोटो बना है। तो ये तो आप बात समझने, तो कुछ बातें एनसीईआरटी की किताब की एक ख़ास बात है, वो कुछ बातें कह देते हैं, कुछ फिगर में बना देते हैं, आप जोड़ के लिख लो, और कुछ बातें उनके मुंह में रह जाती हैं, उसको समझना पड़ता है। कुछ लोग कहते नहीं है ना कि कहते कहते चुप हो गए, तो उसको कहते मुंह में रख लेना, तो वो कहते कहते चुप हो जाते हैं, तो उसे समझना पड़ता है। एनसीईआरटी पढ़ते समय यही 3 काम इम्पॉर्टेंट है कि आप बातों को समझ लें, यही बड़ी बात है, राइट ना। और ये था, चलिए, तो आपने ये पॉलन ग्रेन के बारे में इतना, एक बात और लिख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन पॉलन बैंक। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन पॉलन बैंक। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन पॉलन बैंक। पॉलन बैंक in liquid nitrogen, in liquid nitrogen ब्रैकेट में लिखेगा -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस, राइट ना। एक रिमार्क लिख लेते, बड़ा सा रिमार्क लिख लेते, थोड़ा बड़े बड़े शब्दों में लिखेगा। आप लिखे कि स्टोरेज ऑफ लिविंग सेल्स in liquid nitrogen is called storage of living cells in liquid nitrogen is called cryopreservation.
is called cryopreservation, is called cryopreservation। क्या कहते हैं इसको? क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं, is called cryopreservation कहते हैं। आप मेरी बात क्लियर हो गई? is called cryopreservation कहते हैं, राइट ना? तो क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। अभी कोविड में आपने तमाम अफवाहें सुनी होगी कि मरीजों के किडनी निकाल ले रहे थे, लीवर निकाल ले रहे थे, नहीं? और ये है, मुझे नहीं पता निकाला गया कि नहीं निकाला गया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था गैंग में, तो मुझे नहीं पता कि निकाला गया कि नहीं निकाला गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं निकाला गया होगा तो मरीज़ जिसको किडनी लगाना हुआ था वो तो वहाँ था नहीं, तो कैसे वहाँ तक पहुँचाया गया होगा? लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन करके पहुँचाया जाएगा, और क्या तरीका हो सकता है, राइट ना? तो यही मैं कह रहा था, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि निकाला गया है, लेकिन अगर निकाला गया होगा तो हैं क्यों इन्फेक्टेड क्यों? कोरोना वायरस का किडनी पे कोई असर नहीं था। हर वायरस और हर पैथोजन की एक टारगेट सेल होती है। बोलिए, टारगेट सेल होती है। और पहली बार तो कोरोना वायरस ने लंग्स को भी इफेक्ट नहीं किया था। और पहली बार नहीं किया था, सेकेंड वेव में किया था। हैं? पहले में लंग्स को इफेक्ट नहीं किया था। हाँ, जो भी कह लो आप उसको अपनी भाषा में नहीं। और सवाल ये है कि चौथी वेव में किसको इफेक्ट करेगा? हैं? कुछ स्टडीज़ तो बता रही हैं कि इट विल इफेक्ट द कार्डियक सिस्टम। पहले तो 6-7 घंटा कम से कम कार में घूम लेते थे ऑक्सीजन तलाशने में पिछले साल, फिर निपट जाते थे। हाँ बोलो नहीं बोलो। सर गूगल में सर्च किए तो सर 50% किडनी पे इफेक्ट पड़ता है बेटा। 50% नहीं पड़ता ये भी। अगर गूगल ही हर बात का सॉल्यूशन होता ना, गूगल ही अगर हर बात का सॉल्यूशन होता तो फिर अब तक मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी 1 हफ्ते 15 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको गूगल से जानकारी इतनी ज़्यादा है कि वो मेडिकल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वो कोई एक नाम दिया है उन्होंने, उस डिसऑर्डर कहा है ये क्या है? डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर। और ये बात सही है, लोगों को इतनी जानकारी है कि वो डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप करते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब पैरासीटामॉल नहीं दिया हैं। तो मुझे लगता है कि जब बात आ जाएगी तो हमें लगता नहीं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम कभी गूगल की मदद लेंगे। कभी आप अपने पेशेंट को लेके जा रहे हो कार में और गूगल में खोज रहे हो कौन सी दवा, नहीं ना? इतना भरोसा भी मुझे गूगल पे नहीं। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरे भरोसा हो कैसे? मान लीजिए अभी मेरी कोई वेबसाइट है, मैं उस पर कोई अनाप शनाप लिख दूँ, फिर वही दिखा देगा। और अगर आप चाहें तो गूगल से एक सर्च करके देख लीजिए, कि नीट 2023 का एग्ज़ाम कब होगा, अभी वो बता देगा 4 मई। अभी बता देगा। और क्योंकि मई के फर्स्ट संडे को होता है। ये आज के
8 साल पहले डिसाइड हुआ था। मई के हर संडे को एग्ज़ाम होता, तो फर्स्ट संडे को एग्ज़ाम होता हर साल। तो किसी ने सॉफ्टवेयर मेंटेन कर दिया होगा, आप 2024 का पूछोगे वो भी बता देगा, है या नहीं। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर इस साल तो हमने फरवरी में चेक किया था, जो है 3 मई को एग्ज़ाम होगा और आप कह रहे हैं 17 जुलाई को होगा, कहीं डेट ना निकल जाए। तमाम बातें हमसे कई लोग हर साल बहस करते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। गूगल पे तो कुछ और दिखा रहा, तो कभी कभी झुझला कह देता हूँ गूगल से ही पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। नहीं, अब आप पूछना चाहो तो हर चीज़ का जवाब सही नहीं देता। अभी किसी ने पूछा था कि मुकेश अंबानी की तिजोरी की चाबी कहाँ पे रखी है, गूगल से। गूगल ने कहा ये सीक्रेट है, नहीं बताएंगे। समझ ना, ये सीक्रेट है, नहीं बताएंगे। और ये तो आगे आप सोच रहे हैं सर्च ही करना है तो कुछ बड़ा सर्च करो ना। तो ये चलिए प्लीज़, आप कह रहे थे एग्जाइन और ये था पॉलन बैंक, आप चाहें तो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप सिर्फ लिख लीजिएगा, हमसे कोई सवाल पूछिएगा नहीं इस पर, और क्वेश्चन लिख लेते हैं और लिखे व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन सवाल ये है कि कोई हमसे कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ सवाल लिख लीजिएगा, राइट ना। क्वेश्चन लिख लीजिएगा व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। पहला लिखे पॉलन और बैंक, ये आंसर हो सकता है नो, ये तो अभी लिखाया है कि होता है। दूसरा पॉलन कल्चर, आप कहोगे ये भी आंसर नहीं है, ये आपने पिछले टर्न लास्ट सेंटेंस लिखाया था। बोलिए गोवा एंड माहेश्वरी। तीसरा और वो है स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक ये भी होता है। और चौथा है स्पर्म कल्चर, स्पर्म कल्चर, यही नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? नहीं, बैंक का मतलब होता है सिर्फ स्टोर करना, कल्चर का मतलब होता है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता रहे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता रहे, तो देन इट इज़ कॉल्ड कल्चर। तो पॉलन ग्रेन स्टोर भी किया जा सकता है और उसका डिवीज़न भी कराया जा सकता है। स्पर्म स्टोर किया जा सकता है लेकिन उसका डिवीज़न नहीं कर। तो याद रखिएगा स्पर्म कल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। और स्पर्म बैंक किस पे बनाएंगे, -196 डिग्री। पॉलन बैंक -1, स्पर्म बैंक इज ऑल्सो क्रायो प्रिजर्वेशन। किसका होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, राइट ना, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा। हमें लगता है आज पहला दिन था, पहला दिन है, तो वैसे हम कुछ दिन की छूट नहीं देते हैं, कुछ देर की देते हैं, बट आज 1 दिन की दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि भटकती आत्माओं पे हमारा कंट्रोल ठीक ठाक है, हम कुछ तंत्र मंत्र भी जानते हैं, बता दें वरना ही है। अब पिछले बैच में, पिछला जो आईपी बैच आपका है, और 2-3 लोग कभी बैग गिराते थे, कभी बोतल गिराते थे, तो एक दिन कॉपी भी गिराते थे। तो एक दिन मैंने उनको बताया, प्लीज़, एक दिन मैंने उनको बताया पिछले साल हमें बंदूक का लाइसेंस मिला, रिवॉल्वर। तो मैंने उनको बताया, उसी दिन आके बताया कि देखिए हमें रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल गया। मैंने धमकी नहीं दे रहा, बता दूं, वरना आप कहोगे आपने बताया तो था नहीं कि आपके पास ये भी है। तो मेरा कहने का मतलब मैंने बता दिया था, और आप इनडायरेक्टली ये सोच रहे होंगे बता मैंने आपको भी दिया, और बता मैंने आपको भी दिया, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। और ये एक्चुअली क्लास के बाहर आप कुछ भी करो कोई बात नहीं होती है, क्लास में कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। उसकी एक वजह यह है, अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, आपको क्या लगता है, आप जानते हैं कि ये मैं 5वां पीरियड सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 10वां घंटा है मेरा पढ़ाते हुए, और
क्या 10 घंटे मैं पूरे होशो हवास से पढ़ा रहा हूँगा? नहीं, मैं रेफ्लेक्सेस में पढ़ाता हूँ। कोई भी टीचर होगा जब इतना टाइम, जिसको एक पीरियड पढ़ाना हो बात अलग है, तो रेफ्लेक्सेस में पढ़ाता हूँ। और रेफ्लेक्सेस में अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो कॉन्टीन्यूटी टूट जाती है और बहुत सारी बातें, कहीं मैं 2-4 लाइनें भी गलत सलत पढ़ा जाऊँगा और लिखा जाऊँगा तो फिर आप भी पछताओगे और हम भी पछताएंगे, क्योंकि इतने लोग जाके सोसाइटी में ये कहेंगे कि शहनवाज सर बड़ा गलत सलत दिखाते हैं, हम भी पछताएंगे ही नहीं। और ये है तो फिर और आपके साथ भी गड़बड़ी होगी, है या नहीं? तो इसलिए प्लीज़, और ये चलिए कि व्हाट इज़ और ये है, तो मैं ये आपको सवाल हो गया, मैं पॉलन ग्रेन पे बात कर रहा था, राइट ना? पॉलन ग्रेन पे बात कर रहा था। एक बात बताइए कि पॉलन ग्रेन 2 सेल का निकल के कहाँ पे जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। किस पे जाता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा पे जाता है। अब ज़रा देखिएगा कि ये पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे और ये पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, आया पॉलन ग्रेन, और यहीं पे इसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं जा सकता, यहीं इसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं इंटर कर सकता। पॉलन ग्रेन को सबसे पहले अपनी जान पहचान करानी होगी, पहले जान पहचान करानी होगी और ये तय करना होगा कि गेहूं का पॉलन ग्रेन मटर को पॉलिनेट ना कर जाए, तो अपनी स्पीशीज़ का ही पॉलन ग्रेन हो, पहले ये होगा। तो मैं ये कहूँ कि पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद लैंड कहाँ करता है? स्टिग्मा पे। और सबसे पहले क्या होगा वहाँ? एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगा, या तो वो एक्सेप्ट होगा अपनी स्पीशीज़ का होगा या रिजेक्ट। कैसे तय करेंगे ये लोग कि जो है हाउ दे कैन बी रिजेक्टेड, और ये कैसे रिजेक्ट होगा? तो एनसीईआरटी ने लिखा है वहाँ कई दौर के डायलॉग्स होते हैं, कई दौर के डायलॉग्स होते हैं। ये वैसे ही होगा जैसे कोई अनजान आदमी आके दरवाज़ा खटखटाता है तो लोग अंदर से पूछते हैं कौन, तो वो कहते हैं अन्नू भैया, तो वो तब उधर से कहते हैं कौन अन्नू भैया, कहाँ वाले? तो इसका मतलब कई दौर के डायलॉग बाजी होती है तब जाके आइडेंटिफाई होता है ना। तो इसी तरह से कई दौर के डायलॉग्स होते हैं, लेकिन सवाल ये कि डायलॉग्स किस फॉर्मेट में होते होंगे? ऑन द बेसिस के केमिकल्स के फॉर्मेट में, या कुछ गुनगुना के कहते होंगे भाई साउंड वेव्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस बेसिस पे होते हैं? तो दैट इज़ सम केमिकल्स। वो केमिकल क्या, मैं पहले लिखा चुका हूँ, कंपैटिबल प्रोटीन। वो एंजाइम्स नहीं है, वो क्या है? कंपैटिबल प्रोटीन। वो इतनी देर से मैं लिखा रहा था कि कंपैटिबल प्रोटीन टेपिटम ने बना के दिया था, वो आई कार्ड बना के दिया था कि वहाँ पहुँच के यही दिखाना है, तब पहचाने जाओगे, वरना रिजेक्ट हो जाओगे, वरना क्या हो जाओगे? रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये बताइए, 2 celled pollen grain released from anther and pollination will take place। pollination होगा, कहाँ तक होगा? and it will land on stigma, right ना? तो आप लिखते हैं जल्दी जल्दी 3-4 लाइनें लिखे। The pollen grain is released at 2 celled stage for pollination। The pollen grain is released at 2 celled stage 2 celled stage for pollination, at 2 celled stage for pollination। फिर से बताइए, the pollen grain is released at 2 celled stage for pollination and lands on the stigma, और कहाँ पे लैंड करेगा? स्टिग्मा पे लैंड करेगा। और डैश लगाते, मैंने सिर्फ आपको फ्रेम ऑफ सेंटेंस बताया है, एक इन्फॉर्मेशन दिया। अब इस दौरान क्या क्या होना है ये बात 1 2 3 करके लिखेगा। पहले पॉलिनेशन हो गया, पहला पॉइंट लिखेगा कि येलो कलर्ड और कलर्ड स्टिकी लेयर on pollen grain is called pollen kit,
इज कॉल्ड पॉलन किट। क्या कहते हैं उसे? पॉलन किट। मुझे लगता है टेपिटम की वो चारों बातें हो गई मेरी। कैलेज भी हो गई, कंपैटिबल प्रोटीन हो गया, स्पोरोपोलिनिन हो गया और पॉलन किट। पॉलन किट। और क्या लिखा आपने? स्टिकी लेयर। और कैसा है? कलर्ड। कलर्ड है। और टू हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन। टू हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये जब इंसेक्ट्स फ्लावर पे आते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं तो पॉलन किट जो है ये मदद करता है। आप लाइन चेंज करते हैं, पॉलन किट है क्या? मैंने कह तो दिया येलो कलर का है। कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीनॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से? एक बात। दूसरे जो स्टिकी लेयर है वो किस मटेरियल की बनी? लिपिड की बनी होती है। किसकी? तो लिखिए पॉलन किट इज ए लिपिड लेयर। पॉलन किट इज लिपिड लेयर। पॉलन किट कैसी लेयर है? लिपिड लेयर। और हैविंग कैरोटीनॉइड्स। ये सवाल आपसे 4 बार पूछा गया। पॉलन किट इज क्या है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लिपिड। ये कंपैटिबल प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। कंपैटिबल प्रोटीन किस बात के लिए था? कि पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँच के एक्सेप्ट हो जाए या ना। और तीसरा पॉइंट हम लोग कल लिखेंगे, राइट ना।